हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 में है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सेमेस्टर 4 में एक पेपर कॉमन पेपर है, जिसको एक पेपर तो हम लोग एईसी पढ़ रहे हैं। एक एईसी का एग्जाम तो हो चुका है। अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर 4 के लिए, उनके लिए एईसी का एग्जाम हो चुका है, एईसी पेपर का एग्जाम हो चुका है। और अभी एग्जाम 27 तारीख को होने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा पेपर है जो सब लोगों को पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो। नहीं, कोई भी ऑनर्स, कोई भी मेजर पेपर के स्टूडेंट हो, मैं आपको बता दूं, सारे मेजर के लिए एक पेपर पढ़ना है जो बीएससी पेपर है। आप लोगों को याद होगा कि आप सेमेस्टर 1 में बीएससी पेपर पढ़ रहे थे। तो सेमेस्टर 1 में आपको दो बीएससी पढ़ना था। एक पढ़े थे आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस या ग्लोबल सिटीजनशिप, वहाँ पे पढ़े थे। और एक बीएससी पेपर यानी बीएससी 4 आपको पढ़ना है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में एक बीएससी, सेमेस्टर 4 में एमडीसी पेपर नहीं है, सेमेस्टर 4 में एससीसी पेपर नहीं है। सेमेस्टर 4 में केवल बीएससी पेपर पढ़ना, और बीएससी पेपर कंपलसरी पेपर है, यानी सबको ये पढ़ना है, चाहे वो मेजर आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो। और मैं बता दूं, वैसे स्टूडेंट को जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक नई खुशखबरी आ रही है कि CWH यूनिवर्सिटी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आपको आर्ट्स के भी सारे सेमेस्टर 4 के सारे सब्जेक्ट के मेजर पेपर के सारे वीडियो मिलेंगे। जैसे आर्ट्स में कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, तो इस चैनल के ऊपर आपको हिस्ट्री का भी वीडियो मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो मिलेगा। यानी ये चैनल स्पेशली बना है, CWH यूनिवर्सिटी जो चैनल है वो स्पेशली बना है झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए हमने इस चैनल को बना रखा है। तो इस चैनल में झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के और सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के पूरे वीडियो आपको दिखेंगे। अगर कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो उसके लिए वो CWH ऑनलाइन क्लास के नाम से, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। इस ऐप को वो जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकता है। वहाँ पे उसको कोर्स खरीदने का मौका मिलेगा, कोर्स खरीद के पढ़ेगा। लेकिन एग्जाम के टाइम में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं। आप एक बार यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में हम लोग बहुत मदद कर पाए और अच्छा कर पाए और आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 9771580632 पर। अगर लगता है कि हम लोग आपको मदद कर पाए। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो पूरे झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी से, बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी से ये बोलते थे कि सर फिजिक्स ऑनर्स का आप नहीं पढ़ा रहे क्या, केमिस्ट्री ऑनर्स का नहीं पढ़ा रहे क्या, बायोलॉजी का नहीं पढ़ा रहे क्या, जूलॉजी का नहीं पढ़ा रहे क्या, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर, यानी इस एप्लीकेशन में और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट के मेजर और माइनर केयर सारे सब्जेक्ट के की पढ़ाई होने वाली है। तो हम लोग अभी अनाउंस किए 2026 कुछ नया करने वाले हम लोग। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़े। और इस तीनों अभी एग्जाम के समय सारे क्लासेस फ्री होंगे, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, सारा क्लास फ्री। और इतना अच्छा क्लास होगा कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं। जितना भी हम लोग अभी पढ़ाएंगे सब VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है इस क्वेश्चन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि उन्हें, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के ऑनर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, इस चैनल में उनको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे और उनका एग्जाम सेमेस्टर 4 का बेहतरीन जाएगा। फिर वो सेमेस्टर 5 के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन पेड बैच जो है उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो अभी के लिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपलसरी पेपर है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए। और इसकी परीक्षा होने वाली 27 तारीख से। 27 तारीख को दोनों सीटिंग में इन्वायरमेंटल साइंस है, 28 तारीख को भी इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद आपका मेजर पेपर शुरू होता है। तो अभी आपको लगातार 4-5 वीडियो हम लोग देंगे, जिसमें पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा करवा देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम तय मानिएगा। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जो साइंस है, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज में वही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। सब का सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का पूरा एक हमने सेट बना रखा है, और उसी सेट से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। आप इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत हेल्प होगा। उसके साथ फिर मैं रिपीट कर दूं कि चाहे वो आर्ट्स ऑनर्स हो, मतलब मेजर पेपर आर्ट्स वाले हों, चाहे मेजर पेपर साइंस वाले हो, चाहे मेजर पेपर कॉमर्स वाले हो, उनका मेजर पेपर का भी प्रिपरेशन इसी चैनल में होगा। तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल को भेजिए, और आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि वो इस वीडियो को देखे और उसका फायदा उठाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल स्टडीज में पूछा जाएगा सारे बच्चों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ओवरव्यू ऑफ झारखंड ज्योग्राफी रिलेटेड विद क्लाइमेट
एंड नेचुरल रिसोर्सेस। बोल रहा है कि जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झारखंड के भूगोल का अवलोकन करें। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आप झारखंड के भूगोल के बारे में बताइए, और उसमें दो चीज को ज्यादा स्पेशली टच किया है कि जलवायु को लेके और प्राकृतिक संसाधन को लेके। तो आपको मालूम है कि जलवायु के अंदर क्या क्या क्या, तो अगर झारखंड के भूगोल के जलवायु के बारे में बात करेंगे तो यहाँ लिखा है कि झारखंड के पर्यावरण और जैव विविधता का अगर हम परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि झारखंड भारत के एक प्रमुख राज्यों में पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु, जैव विविधता की समृद्धि इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र, घने जंगल, विभिन्न नदियाँ जैव विविधता को समृद्ध करती है और झारखंड को मजबूत करती है। अब झारखंड में क्या क्या है तो देख लीजिए। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो बताइए जियोग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या आएगा। तो हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति में पहाड़ी है, पठारी है, वनस्पति क्षेत्र है। पहाड़ी है, पठारी है और वनस्पति क्षेत्र है। अब देखिए वनस्पति में क्या क्या, फ्लोरा में तो बोलता है राज्य के जंगल उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वनस्पति से भरे पड़े हैं, जिसके अंदर कौन कौन से देख लीजिए। वनस्पति में सागौन का वृक्ष मिलेगा, नीम का, साल का, बरगद का, तेंदु का वृक्ष हमारे झारखंड में जबरदस्त है। जैसे कई वनस्पतियां, ऐसे ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है। ये वनस्पतियां और ये क्षेत्र केवल लकड़ी के लिए और अन्य संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि औषधियों, बहुत सारा दुर्लभ औषधि के लिए, दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी पाया जाता है। यानी कुछ कुछ ऐसे पौधे झारखंड के अंदर पाए जाते हैं, झारखंड की मिट्टी में पाए जाते हैं, जो दुर्लभ होते हैं, जो मतलब आम नहीं है, वैसे पौधे भी पाए जाते हैं। जीव जंतु झारखंड में क्या है तो बोलता है झारखंड की जैव विविधता बहुत समृद्ध है। यहाँ जंगल ही जंगल है तो जीव जंतु मिलेंगे ही। कौन कौन सा है तो हाथी यहाँ मिलेगा आपको, बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा, सियार मिलेगा, काले भालू मिलेगा, सांभर मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में पशु पक्षियों की भी विविधता है। हर तरह की पक्षियाँ यहाँ पे आती है, पक्षियाँ, बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ पे मिलती है। बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ के लिए। अगर जैव विविधता संरक्षण के प्रयास की बात करेंगे तो झारखंड सरकार या भारत सरकार क्या कर रही है इस तरह की जैव विविधता को, जो हमारे पास समृद्ध विविधता है, इसको बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है तो देख लीजिए। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की है, जिसके अंदर आप देखेंगे हटिया अभ्यारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कूडू अभ्यारण्य बनाया गया है, उमाम लोहरदगा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो हजारीबाग में भी आप लोग सुने होंगे, हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, जहां इस तरह के जीवों के सुरक्षा की बात की गई, जहां इस तरह के जीवों को रहने के लिए व्यवस्थाएं दी गई है। चैलेंजेस क्या है, आवश्यक चुनौतियां क्या है इस तरह के, अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी झारखंड के क्लाइमेट की बात करें तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस को लेके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां झारखंड में है, झारखंड में कोई समस्या इन्वायरमेंट को लेके है या नहीं है, पर्यावरण को लेके चुनौतियां है या नहीं, तो बहुत चुनौती। झारखंड पूरा जो है, झारखंड जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जंगल के साथ साथ दिक्कत इसके साथ ये है कि इसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसके कारण फैक्ट्रियां बन रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। और जंगल जब काटे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां बन रही है, वहां से जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके कारण डस्ट फैल रहा है, जंगल का विनाश हो रहा है, पशु पक्षी मर जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका घर था वो आप तोड़ दे रहे हैं, वो हटा दे रहे हैं, वहाँ काट दिया जा रहा है ताकि मिनरल्स निकाले जाएंगे। ऐसे में इसका ह्रास हो रहा है। तो देखिए खनन उद्योग के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे राज्य को हुआ है। हमारा राज्य अगर सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारा डाइवर्सिटी पूरा खत्म हो रहा है, पूरा मतलब जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे सब खत्म हो रहा है, झारखंड राज्य बर्बाद हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है माइनिंग इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, जमीन के नीचे से निकल रहा है, वो जमीन जो है खत्म हो जा रहा है, किसी काम के लायक नहीं। माइनिंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन भी दूसरा कारण है। हमारे यहाँ जो पर्यावरण है, हमारे यहाँ का वो जो वातावरण है, उस खराब होने का दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जैव विविधता पर बहुत असर पड़ रहा है। और आप सुनते भी होंगे कभी कभी कि हाथी गांव में घुस जा रहा है, तो तुम हाथी का घर तोड़ दोगे तो तुम्हारा घर हाथी नहीं तोड़ेगा। जिस समय आप हाथी का घर तोड़ रहे हैं वनों की कटाई करके, उस समय जरा सा भी आपको लिहाज नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा है भाई, जरा से भी आपको मोह माया नहीं आ रहा है, तो फिर हाथी मोह माया काहे का करेगा, तो आपका घर तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्योंकि जब उसके घर को आप तोड़ोगे तो आपके घर को तोड़ेगा, टिट फॉर टाइट, जैसे का तैसा। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा डैमेज करे झारखंड के, है ना, आबो हवा को, पूरा का पूरा पर्यावरण को डैमेज करने में पोल्यूशन। और पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण फिर वही माइनिंग। पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है माइनिंग। जहाँ भी माइनिंग क्षेत्र है वहाँ देखिए पोल्यूशन, मतलब इस लेवल का है कि मत बोलिए, पोल्यूशन है ही एकदम है। क्योंकि इतनी बड़ी मतलब जेसीबी ट्रक और पोपलेन जा रहा है, और इतना ज़्यादा टैंकर जा रहा है, इतना ज़्यादा
जो है बड़े बड़े गाड़ियां जा रही है कि पूरा कचरा होता है, वहाँ रोड कितनों बना दीजिए फिर भी डस्ट है, फिर भी कचरा है। आप किसी भी माइनिंग एरिया में चले जाइए बहुत पॉल्यूशन दिखेगा। तो ये 3-4 कारण हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बहुत बड़ा कारण है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और खुद याद रख सकते हैं कि 3 कारण है झारखंड की, 3 कारण है झारखंड के वातावरण पर्यावरण को दूषित करने के। 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला पहला कारण माइनिंग इंडस्ट्री, दूसरा वनों की कटाई और तीसरा पॉल्यूशन। ये 3 बड़े रीजन हैं जिसके कारण झारखंड में जो झारखंड का वातावरण है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। अगला है झारखंड में जलवायु कैसे, तो झारखंड में फिर वही है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है और मानसून के दौरान वर्षा भी बहुत अधिक होती है। और जैविक जीवन मतलब सबसे अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे बढ़िया है। यहाँ गर्मी भी जबरदस्त पड़ेगा, ठंडा भी खूब पड़ेगा और बरसात भी खूब होगा। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारे यहाँ पड़ता है। अब यहाँ भौगोलिक की लोकेशन की बात करें तो झारखंड में बोलता है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 79,710 वर्ग किलोमीटर का, यानी पूरा भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यानी भारत में अगर देखें तो पूरब क्षेत्र में हम लोग दिखते हैं, और उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है से इसकी सीमाएं मिलती है। ये हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन है, हम कहाँ पे हैं स्थित पूरे भारत के अंदर किस जगह पे, तो हम पूरे भारत के नक्शे में पूरब के क्षेत्र में आपको दिखेंगे, जहां हमारे यानी झारखंड के उत्तर में आपको बिहार नजर आएगा, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा टच करता है, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल टच करता है। ठीक है, ये हमारा अपना क्षेत्र है। हमारे यहाँ पठार और पहाड़ी क्षेत्र जबरदस्त है, हमारे यहाँ पहाड़ और पठारी खूब है, जिसमें आपको पहाड़ पठार मिलेगा, पर्वत मिलेगा, पहाड़ी इलाके हैं जिसमें चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, घाटियाँ बहुत ज़्यादा घाटी है। जिस खास करके 2 घाटी आप जानते हैं, बोलता है उत्तरी छोटा नागपुर और सिंहभूम पठार बहुत फेमस है। नदी और जल स्रोत, यहाँ भी नदियाँ बहुत अधिक है, बोलते हैं झारखंड में बड़ी संख्या में नदियाँ बहती है, जैसे कोलरा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, कंटासार है रांची में। ठीक है, और इन नदियों और जल स्रोतों का पर्यावरण महत्व बहुत है, क्योंकि वे जलचरों यानी जो जंगल में रहने वाले जल में रहने वाले जीव जंतु है, पौधों और अन्य जीवों के लिए आवश्यक जल आपूर्ति करते हैं। इनका जो नदियों का जो बहने का जगह है वो जंगल से होकर बहता है, जिससे पेड़ पौधे बाकी चीज़ों में जल जो है अवेलेबल हो जाता है। यहाँ का जलवायु कैसा है, तो बोलता है झारखंड की जलवायु अभी तो बता चुके उष्ण कटिबंधीय है, जो गर्मियों में अधिक गर्म रहती है और मानसून के दौरान अधिक वर्षा का अनुभव कराती है। यानी यहाँ गर्मी खूब और बरसात भी खूब मिलेगा। गर्मी में एकदम गर्मी टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन जब ठंडा आता है, बरसात आता है तो खूब बारिश होती है, ठंडा आता है तो खूब ठंडा रहता है। देखिए बरसात भी 1200 से 1500 मिलीमीटर तक हो जाता है, और ठंडे में भी लगभग ये टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता है। या ये जगह झारखंड रहने के लायक सबसे बेस्ट जगह है, जहाँ गर्मी भी ज़बरदस्त है, ठंडा भी ज़बरदस्त है और बारिश भी अच्छी होती है। तो ये जगह सबसे बेस्ट जगह होगा रहने के लिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ झारखंड। झारखंड का इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में बताइए। इकोसिस्टम क्या होता है पहले ये समझिए। इसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम का मतलब है इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, कैसे चल रहा है पूरी व्यवस्था। तो याद रखिएगा इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर बोलता है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों में अधिक समृद्ध राज्य है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे है कि इसका पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है इसके पास मिनरल रिसोर्सेस है जो आपको दिख रहा है, इसके पास मिनरल रिसोर्सेस है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे कोयला है, बॉक्साइट है, अल्मोनियम है, जितना अब्रक है, मतलब सारा कुछ है, पत्थर है, सब तो इसी के पास है। दूसरा क्या है, वन संसाधन इसके पास खूब है, इसलिए बोला जाता है एकदम पूरा सब कुछ इसके पास है। माइंस है, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेस है। दूसरा फॉरेस्ट रिसोर्सेस इसके पास खूब है, यानी वो हर पेड़ है, पेड़ पौधे है। देखिए ना यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको मिलेगा सागौन का, साल का, नीम का, पीपल का, बरगद जैसे वृक्ष यहाँ, या उसके साथ साथ औषधीय जड़ी बूटी बहुत सारा है। बहुत सारा ऐसे पौधे हैं जो वृक्ष हैं जो जड़ी बूटियों वाले वृक्ष हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे लकड़ी कटाई, वन्य जीवों की तस्करी, ये सब झारखंड में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का खतरा दिख रहा है कि हमारे यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब खत्म होने जा रहे हैं। और ये सब के खत्म होने से हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी पर रहेंगे। ये डाइवर्सिटी चाहिए। देखिए इस जंगल का निर्माण हुआ है ना, तो जंगल चाहिए जिंदगी जीने के लिए। इसको हटा दीजिएगा ना तो आप नहीं जी पाइएगा, क्योंकि आप पते पेड़ को काट दे रहे हैं। पेड़ ही तो आपको जीवन दे रहा है। पेड़ एक ऐसा मशीन है ना जो फ्री में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन में। पेड़ अकेला ऐसा मशीन है जो फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देता है। पेड़ काट दोगे तो मशीन खरीदना पड़ेगा, कन्वर्टर, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो, पैसे लगाने पड़ेंगे।
और ये फ्री में दे रहा है, उसको आप काट दिए जा रहे हो, फिर पैसा लगा के खरीद के लाओगे। ये ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, हम लोगों को बचाना है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज झारखंड के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। झारखंड में जल स्रोत है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, जलाशय है, भूमिगत जल अच्छा है। यहाँ पे नदियाँ हैं, कोलारा नदी, कंटासार नदी, स्वर्णरेखा नदी, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कहीं भी पानी की कमी को दूर करती है और पानी की कमी नहीं होने देती, और जीव जंतु इससे। उसके बाद है फ्लोरा और फोमा। देखो, जैव विविधता जिसको बोलते हैं, इस तरह का जैव विविधता हमारे देश में है। चाहे वो जीव जंतु रह रहे हैं हमारे देश में, ये सब सब कुछ हमारे राज्य में रह रहे हैं। हम जीव जंतु को भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे जानवर भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, फूल भी हैं, वनस्पति भी, ये सब हमारे यहाँ रह रहे हैं। देखिए ना झारखंड में क्या क्या है, तो कौन कौन सी प्रजातियाँ, हाथी है, बाघ है, गेंडे है, सांभर, हिरन, ये सारे रह रहे हैं। चाहे वो वनस्पति है, चाहे जीव जंतु है, सब हमारे देश में, हमारे राज्य में बढ़िया बेहतर तरीके से रह रहे हैं। अब लिखा है अगला क्वेश्चन कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन कौन है। ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर है। तो पहला ह्यूमन फैक्टर का नाम है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, खनिज संसाधन के अति उपयोग और खनन उद्योगों की वजह से जलवायु, मिट्टी, वन्य जीवों पर प्रतिकूल का असर पड़ता है। वो तो इसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। यहाँ साफ लिख रहा है जैव विविधता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला मानवीय कारक है कि हम लोग, इंसान के कारण जीव जंतु मर रहे हैं, इंसान के कारण जीव जंतु खत्म हो जा रहे हैं। उसका पहला कारण है कि यहाँ पे माइनिंग जबरदस्त हो रहा है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तीसरा, वनों की कटाई हो रही। तीन कारण याद रखना है, बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। पूछेगा कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले मानवीय कारण क्या क्या है, तो पहला कारण क्या होगा, खनन। दूसरा, औद्योगिकीकरण। तीसरा, वनों की कटाई। और चौथा कारण होगा आवास निर्माण और शहरीकरण। जैसे जैसे हम लोग आवास निर्माण कर रहे हैं और शहर बसाते चले जा रहे हैं जंगलों को काट काट के, ये भी कारण है जिसके कारण झारखंड के अंदर स्पेशली जैव विविधता खत्म होती जा रही है और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब झारखंड के जंगल के बारे में हम लोगों को फिर यहाँ पढ़ना है कि झारखंड के कौन कौन से, तो झारखंड के जंगल के बारे में जब बात करते हैं तो साल के वृक्ष यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ आपको मिश्रित वन भी मिलेंगे, आपको बांस के जंगल मिलेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है कि क्या फायदा है, क्या फायदा है इस इकोसिस्टम को बचाने का। इकोसिस्टम मतलब पूरे, देखो ऊपर वाला ना बहुत अच्छे से सब कुछ सिस्टमेटिक बना के भेजा है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जरूरी है इस दुनिया में। अगर जीव जंतु नहीं रहेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, सब जरूरी है। अब कोई बोलेगा सर कीड़ा का क्या जरूरत है सर, भाई कीड़ा चाहिए। आप बताइए ना कि आपके यहाँ कोई, या छोड़ो गली में कहीं कुत्ता ही मर जाता है, उसको लोग फेंक देता है कहीं, उसको डिकम्पोज कौन करता है। अगर कीड़े नहीं रहेंगे, उसको कोई खाएगा नहीं तो वैसे ही सड़ जाएगा और गंध देता रहेगा। लेकिन आप देखते हैं डिकम्पोज कर देता है, उसको खा के खत्म कर देता है। आपके यहाँ कुछ मर जाता, चूहा मर जाता है, फेंक देते हैं उसको, कोई तो खाता है जो खत्म होता है, नहीं तो वो गमकेगा, वैसे ही रह जाएगा, सड़ेगा ही नहीं वो। कोई तो उसको खाता है, तो बिल्ली उसको खा जाती है, कुत्ता उसको खा जाता है। डिकम्पोज जरूरी है। अगर कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे या कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। जो आप फेंकेंगे, बताइए आपके यहाँ कचरा फेंका रहा है, सब्जी बचा हुआ है, बाकी चीज फेंक देते हैं, कोई तो उसको यूज कर रहा है। अगर नहीं यूज होगा तो कचरा जो है एक दिन मतलब इतना गंद देगा आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन सब इस दुनिया में डिकम्पोज एक दूसरे को खा खा खत्म कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है, हर चीज जरूरी है इस दुनिया में। तो यही बात बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम का, तो भैया ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए चाहिए, जलवायु नियंत्रण करने के लिए चाहिए। ये सब के कारण हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इकोसिस्टम चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितने कारण बता दिए इकोसिस्टम के लिए। ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए इकोसिस्टम चाहिए। दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए चाहिए। तीसरा, जलवायु नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को चाहिए। यानी ये इकोसिस्टम ये तीन काम में बहुत हेल्प कर रहा है। चाहे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर, अगर देखिए ना हम लोग जैव विविधता धीरे धीरे काटते चले जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट भी, क्लाइमेट भी अजीब लग रहा है। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ पाता है, ठंडा में पूरा ठंडा नहीं हो रहा है, बारिश में बारिश ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उल्टा पल्टा हो जा रहा है। मतलब 4 महीने का बरसात था, पता चला 6 महीना रह गया। कभी गर्मी 2 महीना का रह गया, कभी गर्मी लंबा खींचा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम अपने इकोसिस्टम को छेड़ रहे हैं, और इकोसिस्टम जब छेड़ा रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है और उसका असर धीरे धीरे हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इकोसिस्टम क्या होता है।
और इसका क्या महत्व है? तो इकोसिस्टम मतलब इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे हम लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे, नदियां हैं, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े, सब इकोसिस्टम का पार्ट है। सब इस इकोसिस्टम का पार्ट है और सबको इस दुनिया में लाया गया है कुछ न कुछ उद्देश्य से। सबका अपना अपना पर्पस है, सब अपने अपने तरीके से खा रहा है और सब एक दूसरे को डिकम्पोज करने में मदद करता है, सब एक दूसरे को मदद कर रहा है, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। और हर चीज़ चाहिए इस समाज में, हर चीज़ चाहिए हमारे आसपास में, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलता है। केचुआ अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे खेतों से। हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, यूरिया डीएपी, की केचुआ खत्म होता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि फसल जो है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहा और उसके कारण और खाद डालना पड़ रहा है। वो जो खाना बन रहा है, जो फल निकल रहा है, जो सब्जियां निकल रही है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए खतरनाक हो रहा है। इसलिए खतरनाक हो रहा है क्योंकि हम क्या किए, जो उसको ठीक कर सकता था, जो प्रोडक्टिव पावर बढ़ाता, उसको हम मार दे रहे हैं। तो केचुआ से जब प्रोडक्शन होता है उसका जो स्वाद होता है, और नॉर्मल जो हम लोग डीएपी और यूरिया डाल के प्रोडक्शन करते हैं उसका जो स्वाद होता है उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए अंतर होता है क्योंकि फिर बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से खाद डाल डाल के, ऊपर से फर्टिलाइजर डाल डाल के उसको मार दे रहे हैं और फिर आप प्रोडक्शन करके खा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो आपके शरीर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप आने वाले समय में देख रहे हैं कि सबका, किसी का बाल पक जा रहा है, किसी का इस उम्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं समस्याएं कुछ ना कुछ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे हुए हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2-2 क्वेश्चन करके 4-5-6 वीडियो जाएगा। आप जरूर देखिए और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।